DRR पे काम कर रही है, रिस्क रिडक्शन पे काम कर रही है। कुछ कन्फ्यूजन होते हैं कि रिस्क और हैजर्ड क्या है। देखिए, समंदर की मौजू से खेलना रिस्क है, और समंदर में अगर तूफान आ जाए तो वो हैजर्ड होता है। दुनिया भर में अब बिल्डिंग्स पर आग नहीं लगती। मैंने कल का अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था फैक्ट्री में आग लगी, घर पे आग लगी, दुकान पे आग लगी, एक साथ 3 जगह की न्यूज़ थी। दुनिया में जंगलों पे आग लग जाती है तरक्की याफ्ता ममालिक में, लेकिन अब फैक्ट्रियों में, घरों पे और बिल्डिंग्स में आग नहीं लगती, इसलिए कि वो रिस्क असेसमेंट करके रिस्क रिडक्शन पे काम करते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस पर लंबी बात कर सकें, लेकिन यह है कि आगे चल के हमारे पैनलिस्ट आगे बैठेंगे, आप उनसे सवाल कीजिए। मैं समझता हूँ वो भी इसको ब्रीफ करेंगे कि रिस्क रिडक्शन कैसे होता है, और रिस्क रिडक्शन अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कोई हादसा हो जाए, फायर हो जाए, तो वो जो जिम्मेदार लोग हैं फिर उनकी तो क्लास ले लेनी चाहिए कि किस तरह से ये हादसा हो गया है। क्योंकि आपका हमारा काम ये है कि हम रिस्क रिडक्शन करें, रिस्क पैदा ही ना होने दें। जब रिस्क पैदा ही नहीं होने देंगे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, एवैक्यूएशन ड्रिल हम नहीं कराते। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, शायद हम में, आप में भी बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चलाया। हम ट्रेनिंग कराने जाते हैं तो जो सबसे कमज़ोर, सबसे रिजर्व नज़र आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम उसको बुलाते हैं और कहते हैं अपने हाथ से फायर एक्सटिंग्विशर चलाओ, ताकि तुम्हें पता चले कोई बम नहीं है कि फट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और इनको हमें प्रैक्टिकली जाके देखना होगा। अब हम अपने उन पैनलिस्ट को यहाँ पर मदऊ कर रहे हैं कि जिन्होंने आज के इस कन्वेंशन में, आज के मौजू के एतबार से, यानी फायर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के हवाले से डिस्कस करना है। मैं सबसे पहले मदऊ करूँगा जनाब अहमद अजीम अलवी साहब को। आप साइट एसोसिएशन कराची के प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारी तालियों में इस स्टेज तक पहुँचाइएगा अलवी साहब को। तालियों की आपकी आवाज़ आना चाहिए। हमारे दरमियान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है कमांडर नईम यूसुफ साहब। कमांडर नईम यूसुफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 40-45 साल तक सर्व किया है। KMC में चीफ फायर ऑफिसर की हैसियत से किया है। इसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने सर्व किया। रेस्क्यू 1112 का सबसे पहले जो संग बुनियाद कराची में रखी गई, उसमें इनका काम है। कई लोगों की जानें बचाई हैं, अपनी जान के लाले पड़े हैं, दोनों पाँव, दोनों हाथों से माजूर हुए हैं। बहुत सारी तालियों में यहाँ पर पहुँचाइएगा कमांडर नईम यूसुफ साहब को। तालियाँ। और डॉक्टर इमरान ताज साहब, फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर इमरान ताज साहब, माशाल्लाह फायर के हवाले से बहुत काम है डॉक्टर साहब का, बहुत नॉलेज है डॉक्टर साहब की। इस पैनल डिस्कशन में इंशाल्लाह आपके सवाल ज़रूर होंगे ताकि आप डॉक्टर साहब के जो इल्म है उससे फ़ायदा उठा सकें। तालियां बजा दीजिएगा डॉक्टर इमरान ताज साहब के लिए। और मोहम्मद अहमद नूरानी साहब को मैं मदऊ करूँगा ताकि वो मॉडरेट करें आज के इस पैनल डिस्कशन को। नूरानी साहब का तारुफ इससे पहले भी हुआ, आप जनरल मैनेजर हैं HSC फायर सेफ्टी गुल अहमद के। आपकी तालियों की आवाज़ नहीं आई हमें। मैं सर माइक ओवर टू नूरानी साहब। आई वुड रिक्वेस्ट कि हमने जो अभी म्यूचुअल लर्निंग की है, डिस्कशन की है, म्यूचुअल लर्निंग का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अभी तक हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और सेशन का मकसद ही सर ये है। तो उस दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे, वो टेक्निकल रिलेटेड भी होंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल रिलेटेड भी होंगे, जनरल परसेप्शन भी होंगी, एमरजेंसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ गैदर हैं। तो सर आपके जो क्वेश्चन है या जो भी कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट के 1 बाय 1 आप स्टार्ट करें और हम म्यूचुअली उसमें रिस्पॉन्ड करने की इफेक्टिवली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। माइक आप अपने अराउंड में, अपने प्रोसेस में, कंपनी में, अपने मैनेजमेंट सिस्टम से जो है वो स्टार्ट करके, और अगर कोई स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स में टेक्निकली हर्डल्स आ रहे हैं या एक्टिव पैसिव फायर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन आपका है, जनरल सेफ्टी मेजर्स इंडिकेटर। अभी बैठे बैठे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि अब बड़ी जनरल सी चीज़ है कि ऐप भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है अपनी कंपनी में। बेसिकली
रिस्क असेसमेंट का जो सबसे छोटा बेबी है हैजर्ड कम्युनिकेशन और आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड। तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो आप समझते हो, जो हम सेशन में भी बता चुके हैं और हम 4C कर रहे हैं फर्दर के, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस आप शेयर करेंगे अपने कंपनी मेट्स के साथ। तो सर यू आर वेलकम। सेफ्टी एजुकेशन की लर्निंग की बात ये करता हूँ कि मेरी छोटी बेटी एक दफ़ा बेड से गिरी थी, तो मैं आज तक डरता हूँ कि भाई जब तक बच्चा छोटा बेड खोल दो वो गिरेगा, सर में चोट लगेगी, तो रिहेबिलिटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसी तरह इंडस्ट्री में जब बताते हैं तो मैंने अपने सेशन के दौरान एक बात की थी कि व्हाट आई एम मिसिंग इन माय कैरियर इज कि आई एम अनएबल टू गेट प्रॉपर इंसिडेंट स्टैटिक्स डाटा ऑफ पाकिस्तान और कराची। अभी तक जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैं जिस फोरम पे जाता हूं मैं बताता हूं, बट सेम टाइम चीजें इंप्रूव हो रही हैं। इमरान साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि कंपनीज अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव कर रही हैं, सिस्टम्स को इंप्रूव कर रही हैं। तो इसी तरह आज NFEH का एक फोरम है, जिस फोरम पे आज हम आके बैठे हैं, और इससे पहले एक पूरा थॉरो प्रोसेस हो चुका है जिसमें आपके ऑडिट्स हो चुके हैं, इंस्पेक्शंस हो चुकी हैं बाय द प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल्स। इसी तरह से ये एक फोरम है, तो कराची में बहुत सारे और भी लोग हैं, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, फोरम्स हैं जहां पे ये बातें हो रही हैं। तो नॉलेज तो कैस्केड हो रहा है, शावरिंग हो रही है, लोगों तक चीजें जा रही हैं और लोग इंसिडेंट से भी सीख रहे हैं। बट शायद कि अभी कोई यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म या किसी ऐसी चीज की जरूरत है कि जहां पे ये चीजें और बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई और लोगों तक पहुंचे। तो इमरान साहब इसमें कुछ आप। थैंक यू। सवाल थोड़ा मैं रिपीट कर दूं कि आपका कहने का मकसद ये था कि सिविल ट्रेनिंग के लिए क्या हो रहा है और सिविल ट्रेनिंग के लिए क्या होना चाहिए। मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी है कि हमेशा किसी चीज़ को हम देखते हुए देखें कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान से बाहर क्या होता है, सिविल का मतलब हो गया वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ हो गए जो काम कर रहे हैं, या वो लोग हो गए जो पब्लिक सर्वेंट हैं जो काम कर रहे हैं। तो बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि बच्चों को शुरू से स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या फायर हैजर्ड है और आपको क्या करना है। आज सुबह से डिबेट में सुना था कि 1122 क्या ट्रेनिंग कराता है। आज मैं सुना था कि 50,000 बंदों को आपने ट्रेन कर दिया। कोई कह रहा था कि हमने इतने बंदों को ट्रेन कर दिया। फेडरल डिफेंस अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा था। सवाल ये है कि ट्रेनिंग ऑफ व्हाट। अगर आप खाली फायर की बात करें तो क्या एक सिविलियन को हम समझाते हैं आग लगे तो क्या करना है। मैं आपको लॉ बताता हूँ इंग्लैंड का। इंग्लैंड में अगर मैं किसी नए एम्प्लॉय को रखूँ तो मुझे मैंडेटरी है उसको फायर सेफ्टी की टिप्स सिखा के उसे साइन करवाना कि अगर आग लग गई तो इस एग्जिट से बाहर जाना है, नीचे उतर के यहाँ तुमने खड़ा होना है और वहाँ वेट करना है। ये उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इवैक्यूएशन। ये बाय लॉ हर सिविल सोसाइटी के अंदर सिखाया जाता है। यहाँ तक कि आप दुबई चले जाए, आपके नियरेस्ट है, अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर भी उन्हें काफ़ी मेजर्स लिए हुए हैं कि हर एम्प्लॉयज़ को पहले दिन बताया जाता है कि भाई ये एग्जिट रूट है, यहाँ एग्जिट आपने जाना है। ये फर्स्ट ट्रेनिंग पे आता होता है जिसमें आप उसको बताएं कि वॉलंटरी अपने काम करना है। सेकंड फेज आता है कि वो लोग जो वॉलंटरी तैयार हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि अगर आग लगे तो लोगों को निकालना कैसे है। थर्ड फेज आता है जो इंसिडेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको मेजरमेंट कर होता है। फोर्थ लेवल वो आता है जो बंदा HSC ट्रेनिंग ले रहा होता है और उसको पता होता है मैंने मेजर्स कैसे लेने हैं। फिर एक HSC इंजीनियर आता है, फिर उसके ऊपर पूरी टीम आती है, फिर उसके ऊपर बॉस आता है जो पैसे देता है। तो एक पूरा सिस्टम है पूरे दुनिया का जिसको हम बेसिकली फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं या हम HSC कहते हैं, ये नॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो सवाल ये कि पाकिस्तान में कौन ट्रेनिंग कराता है। देखिए जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ने सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल बनाया है, फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल में आप जाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। लेकिन वो क्या सिखाते हैं, वो सिखाते हैं फायरमैन कोर्स, फायर फाइटिंग की चीज़ें। फिर उससे कहते हैं फायर प्रिवेंशन ऑफिसर कोर्स जिसमें 200 बंदों की रजिस्ट्रेशन होती है और 100 बंदों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और 80 बंदे पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली बड़े लेवल पे तो ये नहीं होता, लेकिन अथॉरिटी कौन है। अगर मेरे कंपनी में आग लग जाती है तो मुझ पर केस होगा कि मेरा बंदा एक्सपायर हुआ। तो अगर मेरा बंदा ट्रेंड होगा तो एक्सपायरी कम होगी। तो बेसिकली नॉट दिस इन दिस वर्ल्ड जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉयर है, ये बॉस है, ही इज रिस्पॉन्सिबल कि आपको ट्रेन करे। प्रिंसिपल है वो बच्चों को ट्रेन कराए। अगर माँ है तो बच्चों को पता है आग लग जाए तो क्या करना है। तो बेसिकली कौन काम कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है लेकिन छोटे लेवल पे कर रही है। और काम कौन कर रहा है, जो कंप्लाइंसेस पे काम कर रहे हैं, HSC, NFPE, ISO 2000 वो एजुकेशन करा रहे हैं।
और बॉटम लेवल पे जो सबसे अहम आता है वो ये आता है कि जो इंस्टीट्यूट है जैसे FPIP होगा जिसमें हम ऑडिट कर रहे हैं, ये और इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन बहरहाल ये ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उस एम्प्लॉय की है, इसके बंदे काम कर रहे हैं, उस बिल्डिंग ओनर की है जहाँ बंदे बैठे हुए हैं, हायर बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। कोर्ट इन सबको बुला के पूछता है। आज भी मैं सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सेनेट तक जाके मैं बता के आता हूँ कि लॉ क्या कहता है, आपका लोकल कोड या लॉ ये कहता है कि जिस जगह इंसिडेंट हुआ जो उसका मैनेजर या जो उसका टॉपमैन है उसको बुला के पूछें कि बंदे की ट्रेनिंग क्यों नहीं हुई। तो ये है कि जब कोई फंसता है तो फिर डॉक्यूमेंट बनता है। तो प्रॉपरली रिकमेंडेशन ये है कि हर एक को अपने बंदे को ट्रेन करना चाहिए, एंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर कि मेरे पास जितने बंदे हैं उनकी कम से कम फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन की, सेकंड लेवल ट्रेनिंग, वॉलंटरी जो होती है आपके फायर वार्डनिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल में आंसर में कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल में थैंक यू सर। एक अनाउंसमेंट भी है, कोई फीमेल लेडीज़ का कोई बैग है बाहर, अभी पता चला था, तो अगर किसी का हो तो ठीक है, नहीं तो सिक्योरिटी से हम हेल्प लेते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ से तो नहीं है किसी का, तो जो कंसर्निंग लोग हैं प्लीज़ अगर चाहें तो सिक्योरिटी से हेल्प ले लें। सर वापस हम आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। देखिए सर, क्वेश्चन जो था उसके कंटेंट में ये भी बात थी कि हमारे पास स्टैटिक्स और लोगों को एजुकेट करना, हम सब एक काज के लिए आए हैं, और मैं ये बात ये कहता हूँ कि हम अपनी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के साथ साथ लोगों को डिलीवर क्या कर रहे हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी में सेफ्टी कोन्स रखी हैं, किस लिए रखी हैं कि एक इंसिडेंट मैंने देखा था, और आज मैं सोचता हूँ कि भाई टाइम मेडिकल की तरफ जाते हुए जो ब्रिज है, अगर किसी की गाड़ी ख़राब होती है और वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई और वो एक ऐसा रैंप है जिस पे स्पीड में गाड़ी आती है और फैमिली वाला बंदा बैठा है और पीछे से दूसरी गाड़ी हिट कर देती है क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं है। तो वो इंसिडेंट के बाद मैंने सीखा कि यार लोगों को, मेरा तो प्रोफेशन ये है, लाइक और बहुत सारे आप लोग भी यकीनन ऐसा करते होंगे। तो दैट वाज बेसिकली कॉज। तो सर जो सोसाइटी को डिलीवर करना है, इसी तरह मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इस फोरम से कि जब आई ज्वाइंड SCCMC थरकोल प्रोजेक्ट, तो इंटरनेशनल आइज़ वर ऑन पाकिस्तान आज भी हैं कि यार ओपन पिट कोल माइनिंग का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया, अब दुनिया तो अंडर कोल गैसिफिकेशन की तरफ जा रही है, जो डॉक्टर समर मुबारक मन साहब का था। तो एंग्लो पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट ने जब स्टार्ट किया तो आप ज़रा 3 चीज़ें देखिएगा वहाँ कितनी ज़बरदस्त थी। नंबर 1 कि जो सेफ्टी सिस्टम था वो ड्यूपॉन्ट सेफ्टी सिस्टम था, वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड, जिसकी गाइडलाइन चलानी थी थर में। और जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सकवेटर डंपर जितनी गाड़ियाँ थी वो हमारे कराची के वो भाई जो डंपर ड्राइवर, और उनका यू आर वेरी अवेयर कि उनका वो कैसा होगा थॉट प्रोसेस या रिस्पॉन्स। और जो लोकल लेबर थी वो हमारे थरी भाई थे जिनको हमने रखना था। तो अब ज़रा आप कॉम्बिनेशन देखें कि सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन, ड्राइवर हमारे पख्तून भाई कराची वाले जो डंपर वाले, थरी भाई हमारे जो हैं वो वहाँ के जो बेचारे बहुत सादे जो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो रहा था, और ड्यूपॉन्ट का सिस्टम। और पाकिस्तान ये देख रहा है कि गॉड फॉरबिड आफ्टर हैविंग इवन वन इंसिडेंट और फैटल इंसिडेंट दैट प्रोजेक्ट कैन बी वाइंड अप। तो माशाल्लाह वो चीज़ें थी, उसमें आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों ने ही एफर्ट्स की। और मैं अपनी बात करूं तो मैं वहाँ पे HSC लीड था, तो मेरा स्टार्ट ये होता था कि भाई घर से आए हैं, शाम को घर जाना है। आज मैं अपनी टेक्सटाइल में भी कंपनी में मैं अपनी बात स्टार्ट ये करता हूँ कि हम सुबह एक कमिटमेंट करके आए हैं बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से कि भाई शाम को हमने आना है, और जिस घर में हादसा होता है वहाँ खुशियाँ नहीं आती, मैंने ये देखा है। तो ये चीज़ें इसी तरह सादा ज़बान में, अल्फाज में हम उनको बताते हैं। दे डोंट नीड स्पेशल टेक्निकल डिस्कशन लाइक कि भाई वट एवर द स्टैंडर्ड्स कस्टमर whosoever is coming, what are the statics rating के भाई मेरी कंपनी गुलामत कहाँ जा रही है, दे डोंट नो। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नीड्स की बात करते हैं। तो सर ये ही वो चीज़ें हैं जो यू शुड मस्ट लर्न, गेट एजुकेशन, रीड स्टैंडर्ड्स, और फिर जब आप खुद अवेयर होंगे तो सर लोगों से हेल्प भी लेंगे। अभी महबूब साहब बात कर रहे थे, मैं खुद कभी कभी अपने आप को इफेक्टिव समझता हूँ कि यार सिविल डिफेंस में तो ट्रेनिंग्स हो तो इतनी रही होती हैं लेकिन बंदे हमारे एंटरटेन नहीं होते। लेकिन वो हमने खुद रियलाइज़ किया कि यार इतने सारे लोग हैं, तो हमने फिर अपने क्या किया कि वो प्रोजेक्ट चेंज किया और वो मॉड्यूल बनाया कि इनसे ट्रेनर अपने ट्रेंड कराए और उनसे हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो जब आप ये सोच लेते हैं ना कि मैनेजमेंट को टेक्निकल रिव्यूज़ देने हैं फॉर द राइट इक्विपमेंट सिलेक्शन,
so that they can invest smartly. People handling, लोगों को जो हमने हैंडल करना है स्मार्टली बताना है कि मियाँ तुम्हारी ये ड्यूटी है और भाई आपकी ये है वर्कर्स लेवल पे, और इसी तरह फिर सोसाइटी को जो हमने रिटर्न करना है वो जब हम इस कॉज के साथ आएंगे कि लोगों को बताएं तो सर दैट कैन बी वेरी इजी. नेक्स्ट एनी? जी सर. सर मेरा नाम शाहिद अख्तर है, मैं सिक्योरिटी पेपर से सीनियर मैनेजर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम. सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे और एक सजेशन है. तो पहले क्वेश्चन ये है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के लिए हमें उसको कैटेगराइज कैसे किया जाए, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया, क्योंकि छोटी कंपनियां भी होती हैं बड़ी कंपनियां भी होती हैं, तो सेम किस्म का एक्सीडेंट हर जगह पर पॉसिबल है. ठीक है, तो उसको हम किस तरह इन्वेस्टिगेशन से पहले कैसे कैटेगराइज करें उसको कि ये माइनर लेवल का है, मिनिमम लेवल का है, मीडियम लेवल का है या हायर लेवल का है, इसको बाय डेफिनेशन हम लोग किस तरह से एड्रेस करेंगे, नंबर 1. दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इन्वेस्टिगेशन किसको करनी चाहिए, नंबर 1, और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. और एक सर छोटी सजेशन है मेरी कि जो ISO 45000 है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको कंपलसरी करार दे दिया जाएगा. यानी हर इंडस्ट्री ये कंपलसरी इसको अडॉप्ट करे और जहाँ पर इसकी कॉस्ट का मसला है वहाँ पर गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करे. और हर कंपनी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट कराची में हो चुके हैं, तो उससे बचने के लिए इसको कंपलसरी करार दिया जाए कि हर इंडस्ट्री के अंदर ISO 45000 कंपलसरी कर दें. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू. थैंक यू सर, वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन. देखें सर, अभी एक साथी से इत्तेफाक से ये बात ही हो रही थी कि HSE की प्रैक्टिसेस है ना सर, ये आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू डिवोशन मांगती हैं, और जितनी प्रैक्टिसेस में आप आएंगे आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगेंगे. राइट, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था एक साथी का यहाँ आने से पहले कि हम इन्वेस्टिगेशन जो हैं, कोई इंसिडेंट होता है हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें. वो साथी यहाँ होंगे शायद, हाथ खड़ा किया उन्होंने. तो मेरा इनको जो आंसर था मैं वो थोड़ा रिपीट करता हूँ, बाकी अपने पैनलिस्ट से भी हम फीडबैक लेते हैं. मेरा कहना ये होता है कि जी आपने ना कीवर्ड अपने माइंड में रखने हैं. हम इनहैसुल इंसान बहुत कुछ सीख ही नहीं सकते. मैं तो आज तक सीख रहा हूँ, आप भी सीख ही रहे हैं, स्टैंडर्ड्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. बट आपकी स्मार्ट टेक्निक्स क्या हैं, वो क्या हैं जो कि अभी तक हम अंग्रेज़ी पढ़ने में ही लगे हुए होते हैं. जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि इंग्लिश मूवी चलती है ना, तो उर्दू तर्जुमा ही हम पढ़ रहे होते हैं, मूवी गुजर रही होती है ऊपर से. तो सर इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइट कैटेगरी टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ एक्सीडेंट. तो सर आपको इसके लिए देखना होगा कि वो जो 2 वर्ड हैं, कॉन्सिक्वेंसेस और लाइकलीहुड. कॉन्सिक्वेंस को माइंड में रखना होगा. अगर एक आपके पास किसी इक्विपमेंट मशीन का इंसिडेंट हो रहा है और कोई एक इफेक्ट ही हो रहा है, तो वो शायद मैटर ना करे क्योंकि उसने अनसेफ एक्ट किया और उसने रॉन्ग ऑपरेट किया उस मशीन को. जैसा कि हमारे पास एक जो अनट्रेंड बंदा था, उसने अपना जो है वो हाथ ज़ाया कर लिया. या आपने ये देखना है कि वो सिस्टम फेलवर हुआ है, जबकि कॉन्सिक्वेंसेस उसके बहुत कम आए, लॉस बहुत कम आया, बट सिस्टम फेलवर है. सिस्टम फेलवर जहाँ पे है वो आपको बहुत हाई लेवल पे उसकी फ्रीक्वेंसी बेशक कम है, बट जब सिस्टम फेलवर्स की बात आती है वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि ये बहुत हाई लेवल इंटेंशन है इस एक्सीडेंट की या इस मेजरेबल सिचुएशन की, जिसको आपने सेम टाइम एड्रेस करना है. और ये रिपीटेडली कैसे होगा कि मैं अगेन कहूँ कि शायद एक जगह पे एक बंदे की जान चली जाए. मेरा कीवर्ड सुनिएगा, और आप शायद कहेंगे कि बंदे की जान को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे. एक जगह पे एक बंदे की जान चली गई और हम उसको लो कैटेगरी में लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में. बट एक जगह पे सिस्टम फेलवर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हमने ऑब्जर्व कर लिया और हम उसकी कॉन्सिक्वेंस को बहुत हाई लेते हैं. इट डिपेंड्स कि वो अगर रिलीज हो गया तो कितने बंदे चले जाएंगे एट अ टाइम. जिसकी बड़ी सादा सी प्रोसेस से निकल के एग्जांपल दे देता हूँ कि अगेन आज हम जो हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इमरान साहब मेरे कोलीग हम डिस्कशन करते हैं, अमेरिका और यूरोप में भी आज जो बिग इंसिडेंट ट्रेंड्स है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं सर, हाई राइज बिल्डिंग्स का इंसिडेंट और फैटल जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है. और वजह वही है एवोकेशन प्लान. मैं फिर एक एग्जांपल की तरफ आ जाता हूं, जो मैं देसी मिसालें देता हूं कि मैं कराची की 18, 20, 22 मंजिला बारबेक्यू टू नाइट पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे. मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं कि हम इसमें समझे.
बारबेक्यू टुनाइट पे ब्रेकफास्ट मैनकाइंड कहें, दोस्ती कहें या फेवर टू सिस्टम कहें, और उसमें हमने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो आई वुड सजेस्ट आपके पहले 5 मिनट में अनकंट्रोल होगी तो यू विल बी अनएबल टू रिस्पॉन्ड, तो फिर तो वही होगा कि जो आप देखते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। I'm Humayun. I'm representing Mosh Consultants. One of the questions asked by my fellow colleague from security press, it was a very pertinent question. I think my panel forgot to answer that one. That was integrating ISO 45000 with the current fire and safety management system. And he has recommended that it should be made compulsory and the government should start giving some sort of a rebate as well. So I would say that this is a very important thing, as you say, for the first 5 minutes or the first few minutes are very important. So we should have a very core thing, that is the management system, the proactive minds, the active workers, the management system, availability of funds and everything. And when there is a change, let's say, जैसे आपने high-rise building की बात की, we see with the people from the industries, because this is what I have been seeing is, when there is a new construction or a new floor being added, then normally the HSE manager's responsibility is not taken care of. And one of the systems which require in ISO 45000 is the management of change, and it should be addressed properly. And if it is properly, then it will not happen that the required HSE manager जो है उसको आप ignore कर जाए. That means he will come and then he will advise what standards will, while keeping the experts in our mind कि वो maintain किए जाएंगे. And secondly, then all the relevant laws compliance उसमें बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं समझता हूँ कि इस फोरम पे I request नईम कुरैशी साहब, इमरान साहब के इस ISO 45 की जो कोर चीज़ें हैं उसको भी एक डिबेट में जैसे सर ने कहा लाया जाए. That would be very good. Thank you. Thank you, sir. You are most welcome. But what I remember, the question was basically कि ISO 45000 के लिए कुछ फेवर्स जो हैं वो मिले और लोग जो हैं वो इसमें वेल वर्स्ड हों. I think, am I right? Yes, sir. I think के जो क्वेश्चन था वो राइट है. I am on the same direction. कि the question was कि how we can get ISO 45000 certification apart from having such a cost. Because once we have the dedicated people who are trained and certified, then they will be able to manage well integrated management system, like you are saying. तो मैं सर आपको इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात ये बताता हूँ कि देखें सेफ्टी सिक्योरिटी की शुरू में एक बात हुई थी, इफ़ यू कैन रिमेंबर योर मेमोरी के इंटीग्रेशन जितनी सिस्टम में सिंक होती जाएगी वो आपका सिस्टम बेस्ट परफॉर्मर होता जाएगा. कैसे सर? आज मेरी कंपनी में भी फायर और HSE, और आज हम उस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं कि वी शुड मेक इट सिंक विद एडमिन एंड सिक्योरिटी एज वेल. क्यों? कि इन केस ऑफ एमरजेंसी वो जो सिंकेज होनी है, जो सबसे पहले एमरजेंसी रिस्पॉन्ड है, अभी मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली अडॉप्टेबल है. देखें, एक सिस्टम वो है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एक प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है. तो हम उस सिस्टम को ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन आपकी सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. देखें, और आसान यूँ कर लेते हैं कि अगर हम HSE की बात कर रहे हैं तो HSE के सिस्टम डेवलपमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मस्ट कैटेगराइज द लेवल ऑफ एमरजेंसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो. तो सबसे पहले तो सर आपको ये देखना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं टेक्सटाइल से हूँ, आप किसी दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा हैजर्ड का लेवल पैरेलल हो रहा होगा पेट्रोलियम के साथ सपोज, या पावर के साथ हो रहा होगा कि इन केस ऑफ एनी ट्रेजिक इंसिडेंट दैट कैन बी कैटास्ट्रोफिक, तबाहकुन. तो सर पहले तो मुझे ये देखना है, फिर सर मुझे ये देखना है कि हाउ कॉम्पिटेंट, डेडिकेटेड एंड द टीम, नंबर ऑफ टीम आई हैव. फिर उसके बाद हम ISO 45 को मैं इसलिए मेरा अपना एक क्या होता है, मैं किसी भी कंपनी में ये कहता हूँ कि वी शुड फॉरगेट अबाउट 9001. It is my personal opinion. 45,000. First of all, we should must jot down the requirements of our company. फिर हमने लोगों को सिंक करना है सर. फिर हम उसके बाद उस स्टैंडर्ड पे जाते हैं. ISO 45001 भी सेफ्टी को ही रेप्लिकेट कर रहा होगा ISO 14001 की तरह, 9001 क्वालिटी की तरह. हमें जो अपने टारगेट्स लेने हैं ना सर, वो अपनी कंपनी के हैजर्ड्स, रिस्क लेवल, एमरजेंसी रिस्पॉन्ड, नंबर ऑफ पीपल, जियोग्राफिकल सिचुएशन. अगेन देयर इज़ एन एग्जांपल कि 2016 या 17 में थरकोल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो मेरे सिंधी भाई जो बैठे होंगे, थरकोल इस्लाम कोट से भी 30 किलोमीटर अंदर.
तो वहाँ पे हमने देखा कि स्नेक बाइट, हांड खंड लुंडी, ये इतने सारे सांप हैं भाई, तो हमने नाम भी पहले सीखे सेफ्टी वाले। अब वो सांप जब बंदे को काट लेगा, वो तो सीजन में है, तो भाई हाउ वी कैन गिव हिम एंटी वेनम सीरम, तो एंटी वेनम सीरम के लिए तो फिर डॉक्टर होना चाहिए। तो हाँ, अभी हम किसी स्टैंडर्ड की बात ही नहीं कर रहे। हमने देख लिया कोल प्रोजेक्ट, इन केस ऑफ फर्टिलिटी इंटरनेशनल दुनिया की नज़रें, वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा जो चंद लाइटें चलनी थी। तो सर फिर हमने एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया कि भाई इसके लिए तो ट्रेन डॉक्टर होगा जो बंदे को वो करेगा, नंबर 1। अब डॉक्टर की कॉस्ट मैनेजमेंट को हिट कर रही है। नंबर 2, भाई एंटी वेनम वहाँ तो लाइट ही नहीं है, जनरेटर रात बंद हो जाता है, तो फिर उसके लिए बर्फ़ आएगी इस्लाम कोर्ट से डेली, जो रात में वो पड़ा हुआ होगा। दूसरी कॉस्ट हिट, बर्फ़ लेके आएगा 70,000 रुपये का डाला, उसका रेंट। नंबर 3, इस तरह से सर हमने जब जॉट डाउन किया तो 4 लाख रुपया उस एक इंजेक्शन को रखने की कॉस्ट आई, जो सेफ्टी एडमन, या क्योंकि पर्पज़ उसके पीछे क्या था कि टू मैनेज द एमरजेंसी रिस्पॉन्ड। इसी तरह सर इसके साथ मैं टाइम आपका ले रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको उस लेवल पे, इसी तरह सर हमने ये किया कि हमने स्प्रिंकलिंग और इन्वायरमेंट को भी जो है सेव करने के लिए, तो व्हाट आई थिंक कि 45 इज़ अ वेरी गुड स्टैंडर्ड, applicable, we can develop it, we can manage it, but integrated management system depends on all your company requirements, then you can move there. आप सर कुछ कहना चाहें? आप 45 की प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, आप चेक करें कि इसका इफेक्ट कैसा आया इंडस्ट्रीज में। इसके बाद में जब आप जो फायर सेफ्टी अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कि क्योंकि अभी क्या होता है उसमें HSE मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं मेनली, इसमें क्या होगा तमाम टीम्स इन्वॉल्व होती है। आई मीन आई हैव बीन डूइंग दिस एंड आई हैव सीन कि इसमें एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है। इट्स अ इंटीग्रेटेड, वो आप IMS ले रहे हैं 9, 14 एंड 45 से। मैं सिर्फ जैसे इन्होंने बात की 45 की, आई फुली सपोर्ट दैट कि ये होना चाहिए। और गवर्नमेंट ना इसकी इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, और इस पर तमाम टीम्स की इन्वॉल्व होती है, फिर एक दूसरे को ऑडिट करते हैं, फिर हम जैसे कंसल्टेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यू हैव टू मेक देम सस्टेनेबल। मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ। देखिए जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका रेलेवेंट है, मैं आपको पहले दिन बोला कि देयर शुड बी ए रिटन वर्क। तो रिटन वर्क का मतलब ISO 9000, ISO 4500 है, ये जो भी चीज़ है तो अडॉप्ट होना चाहिए। और इसके लिए ऑलरेडी काम हुआ है पहले, जिसकी वजह से हमारे लॉ एक्ट बने था, जो फायर सेफ्टी से पहले लॉ एक्ट बना था 2015 के अंदर, जो मैडम जिलाखा ने मिलकर और सबने मिलकर बनाया था, जिसके अंदर ये देखा गया था कि लेबर लॉ इंडोर्स हुए थे, जिसमें हमने ये करा था कि मैक्सिमम चीज़ें ISO 14000 से लेके 9000 से लेके इम्प्लीमेंट की थी। जो इस वक्त आपका एक्ट है फायर इसका लेबर लॉ जो है, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट हुई हैं, इसको और अडॉप्ट कर रहे हैं। इसकी मैनेजमेंट कमेटी है, उसका मैं मेंबर हूँ, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। आपकी बात को एंडोर्स करो, ये होना चाहिए और अपग्रेड हो रहा है, लेकिन स्लोली हो रहा है, तो इट इज़ इन द प्लान और अपडेट होगा। और रही बात रने साहब मुझे पता है रेफरेंस, वाकई बात है, हर जगह के हैजर्ड डिफरेंट है, तो हैजर्ड के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो हैजर्ड अवेलेबल होता है, और सेकंड रिटन डाउन होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको कराया जाएगा। थैंक यू। और 45 में ये है सर कि आप अगेन अ मैनेजमेंट सिस्टम ड्राइव फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर हम थोड़ा सा उसको रेप्लिकेट कर लें, उसकी डेवलपमेंट की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स, अगेन जो मैंने चीज़ें काउंट डाउन की, उन आपकी नीड्स पे, आपके बिजनेस पे, आपके ऑपरेशंस पे, आपके हैज़र्ड्स क्या हैं, आपकी स्किल टीम क्या है, उन सब चीज़ों पे सर वो जब डेवलप होगा तो देन दैट विल बी कैस्केड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसमें टीम सिंके जाएगी। और डेफिनेटली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी इंटरनल HSE टीम विद द मैनेजमेंट कमिटमेंट, और बहुत सारी कंपनीज अडॉप्ट भी कर चुकी हैं। अब इमरान साहब जैसे बता रहे हैं, मैं प्रॉपर नहीं जानता कि गवर्नमेंट लेवल पे इसका क्या फ्रेमवर्क है या कब तक ये आएगा, बट साइमल्टेनियसली अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो बेनिफिशियल तो स्टैंडर्ड यूँ है कि आपने अपनी प्रैक्टिसेस उसमें मर्ज कर दी। एक्ट आ चुका है 2005 में, फायर लेबर लॉ आ चुका है, 2015 के अंदर सिंध में आया था, 2016 में पंजाब के अंदर आया था। इट इज़ देयर, आप गूगल कर सकते हैं। और आज भी जो लेबर लॉ अपग्रेड हुआ, उसी से हमने सब चीज़ इनपुट ली थी, जो लोग कमेटी मेंबर्स थे, कि पूरा ISO को उठाकर उसमें चीज़ें लेके गई थी। और टेक्निकल टीम अभी भी काम कर रही है अपग्रेड करने के लिए, दे आर देयर, और ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होंगे उसकी भी जो चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ देयर। यस सर। Sir, I have a question. My name is Ijaz Zafar. I am from Century Paper and Board Mills. I have a question regarding emergency evacuation drill.
मेरा ड्रिल के मुतल्लिक ये सवाल है कि सर व्हाट इज़ द रिस्पांस टाइम फॉर द इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल, स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। और दूसरा असेंबली पॉइंट एक होता है जिसमें इवैक्यूएट करवा के हम अपने जो पीपल्स या स्टाफ मेंबर्स उनको लेके जाते हैं, तो मुझे बता दें कि हाउ मच डिस्टेंस अवे फ्रॉम दैट असेंबली पॉइंट कितना दूर होना चाहिए उस बिल्डिंग से या उस एरिए से। 2 सवालात हो गए। तीसरा सर, जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल प्लान है वो हर डिपार्टमेंट में मतलब कि एक साल में कितनी दफ़ा उस डिपार्टमेंट का जो ड्रिल है वो परफॉर्म होनी चाहिए, ये काइंडली 3 सवाल विद स्टैंडर्ड मुझे बता दें। थैंक यू। थैंक यू अगेन। अच्छा, सिंपल लॉ ये है कि आपका जो पहला सवाल था कि जो लास्ट सवाल था कि एविकेशन के लिए जो हमारी लोकेशन थी कितनी दूर नहीं चाहिए, लॉ ये कहते हैं अ प्रोटेक्टेड लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि वो जगह पे आप लोगों को खड़ा करेंगे जो प्रोटेक्टेड हो किसी भी चीज़ से। मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि आपके एग्जिट के मेन गेट के बाहर हो कि वो गाड़ी मार दे, फायर ब्रिगेड मार दे, या ऐसी जगह नहीं चाहिए नुकसान दे हो। तो बेसिक चीज़ प्रोटेक्टेड रूट, डिस्टेंस कोई डिफाइन नहीं है। डिस्टेंस ये कम से कम आप जो है एग्जिट जो मेन डोर है उससे आप कम से कम 25 फीट दूर खड़े हो सकते हैं कहीं पर भी जो कि प्रोटेक्टेड हो। उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक केबल नहीं जा रहा हो, उसके पास PMT नहीं हो, उसके बाद जनरेटर नहीं हो, उसके बाद डीजल का ड्रम नहीं हो, तो प्रोटेक्टेड एरिया आप मॉनिटर कर सकते हैं। मिनिमम 20 से 25 फीट के बाद आप एलोकेट कर सकते हैं। सेकेंड, ड्रिल कितनी दफ़ा होनी चाहिए? बाय बुक्स, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान और NFP आपको 1 ईयर बोलता है अगर नॉर्मल पब्लिक है। लेकिन अगर सेंचुरी पेपर की बात करिए, सेंचुरी पेपर में तो पेपर तो हाईली फ्यूम होता है, तो उसके लिए 3 महीने रिकमेंडेड होता है फ्रॉम द कंसल्टेंट कि 3 महीने के अंदर ड्रिल कराएं ताकि जो नए बंदे पुराने बंदे एविकेट कर सकें, क्योंकि अब अगर पेपर में आग लग गई तो आपको एविकेशन का टाइम नहीं मिलेगा। और लार्जली जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो रेफर करता है कि आपके जो एग्जिट के प्लान होने चाहिए, चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए, उसका मेन फोकस जो है कि वो लोग निकलने के लिए पहला क्वेश्चन क्या मिस था? रिस्पॉन्स टाइम बाय बुक 3 मिनट्स है, जो NFP बोलते हैं लोकल कोड है। लेकिन 1122 जो है वो बोलती है 7 मिनट होना चाहिए। अमेरिकन बुक्स ही कहती हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, कि आप ये देख लें कि आपके पास सेटअप का सिस्टम किस तरह। अगर आपके पास स्प्रिंकलर्स हैं तो आप 6 मिनट रख सकते हैं। अगर आपके पास और अच्छे फायर फाइटिंग सिस्टम है तो टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान इस होटल की बात करें तो यहाँ 3 मिनट भी ज़्यादा है। 1 मिनट टाइम होना चाहिए कि फ़ौरन बंदा यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि ज़मीन फ्लेमेबल है, कारपेट फ्लेमेबल है, ये फ्लेमेबल है, छत साइड डेकोरेट फ्लेमेबल है, और इतने अच्छा सिस्टम नहीं है। तो डिपेंड करता है HSC ऑफिसर पे किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। लेकिन बाय बुक्स 3 मिनट रिटन ऑन द बुक्स। थैंक यू। थैंक यू सर। इमरान ताज की बात में मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा मैं कि दुरुस्त उन्होंने कहा है कि 3 मिनट जो है वो अगर फायर इमरजेंसी हुई है तो 3 मिनट, और उससे पहले अगर इवैक्यूएशन कर लें, क्योंकि अगर माचिस की एक तीली इस कमरे में रख दी जाए तो 3 मिनट के बाद ये कमरा आपको अंदर घुसने की इजाज़त नहीं देगा। ये तो कोई भी अपनी कीमती से कीमती चीज़ भी हो तो उसको भी छोड़ दें, फौरी तौर पर अपनी जान बचाएँ। ये तो है फायर की सूरत में। अगर कोई अर्थक्वेक जॉल्ट्स महसूस कर रहे हैं, ज़लज़ले के झटके महसूस कर रहे हैं, और वो माइनर हैं झटके या मीडियम हैं, और आप निकल सकते हैं, आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैं बासानी यहाँ से निकल सकता हूँ, तो फौरी तौर पे उस बिल्डिंग को खाली करके और किसी खुले मैदान में चले जाएं। किसी दरख्त के नीचे नहीं, किसी साइन बोर्ड के नीचे नहीं, किसी पुल के नीचे नहीं, अंडरपास में ना ठहरें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो फौरी तौर पर निकल जाएँ। और अगर ज़ोर से झटके आ रहे हैं ज़लज़ले के तो आप फिर मूव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि छत से गिरने वाला कोई हिस्सा, कोई फानूस, कोई ऊपर लटकने वाली चीज़ें, हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको गिरकर आपके सर पर ज़ख्मी कर सकती हैं और एक नई इमरजेंसी पैदा हो सकती है। फौरी तौर पे किसी सीढ़ी के नीचे हो जाएं, किसी टेबल के नीचे अपने सर को ढांप लें, किसी ऐसी जगह पर जो है जिसको आप महफूज समझते हैं वहाँ पर चले जाएँ। खिड़कियों के करीब ना रहें, क्योंकि ज़लज़ले के झटकों से उसके शीशे टूट कर आपके सर को ज़ख्मी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें फौरी तौर पे आप कोशिश ये करें कि फौरी तौर पे बाहर निकल जाएं। इमरजेंसी डील का आपने टाइम का पूछा, बिल्कुल दुरुस्त है। क्वार्टरली करें बहुत बेहतर, हाफ ईयरली करें और ईयरली करें, लेकिन क्वार्टरली करें तो बहुत बेहतर। जी थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट टू सर जुनेद साहब फ्रॉम काटी, प्लीज़ हैव अ बिग हैंड। हम अपनी टेक्निकल डिस्कशन को कुछ इस तरह से रीट्रैक करते हैं कि जो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं जुनेद साहब और अहमद साहब साइट और काटी के हवाले से भी
वी आर ईगर टू नो कि वहाँ पे फायर एंड HSE से रिलेटेड क्या म्यूचुअल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट टू अहमद अजीम साहब कि अपने प्रैक्टिसेस और अपनी वर्किंग जो है वो हम सबसे शेयर करें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द ऑडियंस, द ऑर्गेनाइजर्स, द पैनलिस्ट। मेरा नाम अहमद अजीम अलवी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का। बड़ी हेल्दी डिस्कशन यहाँ पे हुई। मैं उसमें अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ज़रूर चाहूँगा ऐड करना। अच्छा, देखें, आग जो लगती है वो इंसिडेंट है, लेकिन उससे पहले उसमें निग्लिजेंस है। अब निग्लिजेंस आप किसी भी आदमी से जो मैं साइट की अगर मिसाल दूं तो वहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, स्मॉल एंड मीडियम भी हैं और वेरी स्मॉल भी हैं। तो हम कोई आइडियल सिचुएशन किसी के लिए नहीं कर सकते। कोई आदमी 5 लोगों के साथ अपने यूनिट को रन कर रहा है, कोई 500 के साथ कर रहा है। अब इन इंसिडेंट से कैसे बचा जाए? जब अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस देखें, एक जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ओनर है डेफिनेटली वो जिम्मेदार है, लेकिन कई बार ओनर हर कोने में फैक्ट्री के नहीं पहुंच पाता। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मैं ये कहता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि जो भी ओनर है या जो भी मैनेजमेंट है वो जब अपने यूनिट पे पहुँचे, जब अपनी मंजिल पे पहुँचे, उसका काम यह है, आज उसका ये काम है सोचे कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ना है, इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ना है और जॉब्स क्रिएशन कैसे होनी है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे आना है, या उसकी ज़ात से इस मुल्क को, आम आदमी को कैसे फ़ायदा होना है। अब डेली हमारा ये होता है जी आज ये लॉज आ गए, इनको करना है, तो हम डेली सर्वाइवल मोड में आ गए। ये हर एक के साथ है। हमें अल्लाह करे हम इससे बाहर निकलें। अब दूसरी मैं मिसाल देखें, हम बच्चों को लैंग्वेज कब सिखाते हैं? जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं। मेरा ये कहना है कि जो बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल जाते हों चाहे अच्छे महंगे स्कूल जाते हों, उनके फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज होने चाहिए। खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। ओपन वायरिंग उनको सिखाई जा सकती है कि हैज़ार्डस है। मैं अगर आपको अपने यूनिट की बात करूं तो मेरी पूरी कोशिश होती है मेरा सॉकेट और मेरा प्लग हमेशा मेंटेन रहे। अनफॉर्चुनेटली जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको अपने मोबाइल चार्ज करना होते हैं, तो सबसे पहले तो प्लग निकालते हैं और कोशिश करते हैं हो जाए। तो ये एक डेली है, अवेयरनेस नहीं है कि अगर इससे इंसिडेंट हो गया तो क्या होगा। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है, हम लेबर को जब स्किल्ड बना रहे हैं, उसमें भी इस चीज़ का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए कि ठीक है भाई, ये हमारे दैट्स हाउ वी गोना लिव, दैट्स हाउ वी गोना स्टे लिव, ठीक है ना। और हमने अपनी मदद आपके तहत भी और दूसरों, जैसे आपने भी कहा ना, गुल अहमद की आपने मिसाल दी, हम नेबरहुड में करते हैं, दुनिया भर में नेबरहुड सर्विस होती है, यहाँ हमें भी करना चाहिए। मैं खुद अभी साइट में फायर इंसिडेंट हुआ, मैंने खुद वहाँ रश किया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ सब छत भी गिर गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फायरमैन के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ ताकि इनको कोई सही डायरेक्शन दे दे। आई वॉज देयर, माई वाइस प्रेसिडेंट वॉज देयर, एंड लेटर ऑन जुबैर मोतीवाला साहब ने भी हमें वहाँ ज्वाइन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आग हम बुझाने में कामयाब हो गए। हमारी पूरी कोशिश होती है हम ईमेल्स करें, लोगों को लीफलेट्स भेजें इसकी अवेयरनेस के लिए, उनको जगाते रहते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों में स्टैटिक भी हो जाता है। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर कहीं पे वहाँ पे लूज वायर है तो जो भी वर्कर उस फैक्ट्री का है उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई करे ताकि उसको फ़ौरन इस पर एक्शन लिया जा सके। कोई भी नहीं चाहता कोई इंसिडेंट हो, ना कोई वर्कर चाहता है, ना मैनेजमेंट चाहती है कोई इंसिडेंट हो। सेफ्टी हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है। जैसे भाई ने ISO 45,000 का आपने शायद कहा ना सर। मैं सर हम लोग सब्सिडी के बहुत आदी हो गए, गवर्नमेंट भी चढ़ गई है, IMF बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। मैं इसको यूज़ करता हूँ इंसेंटिव। वंस आपने कोई ऐसी चीज़ अडॉप्ट कर ली है तो गवर्नमेंट को चाहिए इन पर इंसेंटिव्स दे। हम देखें ना, हम कंप्लाइंस तो करते हैं, जितने मोस्टली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंप्लाइंस के थ्रू करते हैं। हमारी ज़्यादा कंसंट्रेशन मेरा ख्याल में होनी चाहिए मीडियम जो हैं जो रन करें, या स्मॉल एंड मीडियम और वेरी स्मॉल। वहाँ पे हम कोई ना कोई उनको इंसेंटिव्स दें ये सब मेथड्स अडॉप्ट करने के, तो आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उमूमन कराची में ये होता है, लेबर को आप जितना ट्रेन कर लें उसने 6 महीने में 8 महीने में अपने घर वापस जाना होता है, और फिर वो जब तक के आता है तो दूसरा इतना ट्रेन नहीं रहता। तो वो एक ये साइकिल है लेबर के साथ। मैं बिल्कुल फील करता हूँ सेशन होने चाहिए, इसके बजाय कि यहाँ पे लोग आके इम्प्लीमेंटेशन करें, यहाँ पे लोगों को फैसिलेशन करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द इंडस्ट्रीज इज वेरी बिग।
वो नहीं होना चाहिए। वी शुड फील ईजी कि जो कोई गवर्नमेंट का आदमी आया है और वो हमें कुछ सिखा के जाएगा, कुछ फैसिलिटेट करके जाएगा, हमारी कमज़ोरियों को ओवरकम करेगा। हम एक इंसिडेंट होने के बाद, एक आग लगने के बाद कमांडर साहब को फ़ोन कर रहे होते हैं, किसी और को फ़ोन कर रहे होते हैं, तो उससे पहले पहले हम भी, मेरा ख्याल में हम केपेबल हों सारे कि हम उस पर एक्शन ले सकें। ये एक साइकिल है, सर्टन साइकिल है जो हमें कीप ऑन गोइंग। ये थैंक यू वेरी मच जो नईम कुरैशी साहब, उन्होंने ये अवेयरनेस सेशन रखा। ये ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए और जो भी लोग इन इंसिडेंट से गुजरें उनके इंटरव्यूज़, उनकी चीज़ें आप उन लोगों से मिलें। वो जितनी तेज़ी से लोग बताते हैं, मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कराची चैम्बर से भी है, तो सदर कोऑपरेटिव में जो आग लगी तो मैंने उनके मैं पहुंचा, मेरा ये काम था, मैंने पहुंचा, लोगों को किया। वो कहते हैं जी हमारे सामने मोबाइल रखा था, मोबाइल नहीं उठा पाया, इस तरह से आग लगी। तो अब वो लगी कैसे थी कि वहाँ पे उन्होंने जो बैटरीज रखी हुई थी, उनके साथ जो उनके पास कॉपर वायर थे, उनके रगड़ने से वो आग शुरू हुई थी, जिस दुकान से शुरू हुई थी। तो इंसिडेंट्स डू हैपन, ठीक है, लेकिन लोग अगर फर्ज करें वहीं उसको मेरा ख्याल में बुझाते और उनको कोई ट्रेनिंग होती तो वो आगे इतनी नहीं फैलती, पूरी सदर कोऑपरेटिव मार्केट जल गई। इसी तरह बहुत सारी फैक्ट्रियों के साथ अभी जो साइड में इंसिडेंट हुआ, जो जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, हमारी पूरी कोशिश थी कि नेक्स्ट बिल्कुल जो था रूम, वहाँ केमिकल्स रखे हुए थे और मैं मालूम था कि अगर वहाँ आग चली गई तो फायर टेंडर्स के होते हुए भी हमारे पास केमिकल्स नहीं कि हम क्या कर पाएंगे। तो आई होप कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, बच्चों से शुरू करें। देखिए हर प्रॉब्लम के दो हल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म हम हल देखते हैं, एक हम लॉन्ग टर्म हल देखते हैं। शॉर्ट टर्म तो ये कि ठीक है आज हम अपनी लेबर को सिखा देंगे, लेकिन जब हम स्कूल में बच्चों को सिखाएंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग में लेबर को सिखाएंगे, वर्कर्स को सिखाएंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। वो बच्चा अपने घर में भी उस चीज़ को देखेगा कि मेरे घर में तो ऐसा कहीं लूज एंड या कुछ नहीं है, और जहाँ पे वो आगे काम करेगा तो वहाँ पे भी वो केपेबल होगा इन चीज़ों को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। तो सर अहमद साहब ने बात की लर्निंग की, तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, साथ साथ रिफ़्रेश हो जाएं। सर ने एक बात की कि भाई ये सीज़न भी आग ज़्यादा लगती है, तो व्हाट इज़ द टेक्निकल रीज़न कि आग क्यों आजकल ज़्यादा लगती है? वेरी गुड, क्लैपिंग। ड्यू टू लेस मॉइस्चर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी आप भी कुछ कहेंगे? थैंक यू सर, मैं आपकी बात समझ गया। चले मैं इसको रीकोट भी कर देता हूँ कि बड़ा सिंपल सा है कि लेस मॉइस्चर हो जाता है, हवा बड़ी खुश्क हो जाती है और जो भी बर्नेबल्स हैं उनको सपोर्ट हो जाती है। थैंक यू अहमद साहब अगेन। एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टू जुनेद साहब कि अपने थॉट्स, अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। गिव अ बिग हैंड। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नईम कुरैशी साहब, जो काम आप कर रहे हैं काबिल तहसीन है। आप रेगुलरली फायर सेफ्टी के ऊपर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और अवेयरनेस सेशंस करते हैं। यकीनन बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हमारे पैनलिस्ट ने की है। थोड़ी सी मैं मिस कर गया, जो मुझे मिली उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। देखिए इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात करूँगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है वो, जैसे अलवी साहब ने कहा कि मार पीछे पुकार, जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हम जो है वो उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर है, वो जुमला शायद अभी हम नहीं सीख पाएँ। हमें उसे सीखने की ज़रूरत है, और किस लेवल पे सीखने की ज़रूरत है उसकी मिसाल ये है कि एक रिकरिंग होती है जापान में अर्थक्वेक जो है वो उनके यहाँ बड़े फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो जो एलिमेंट्री और स्कूलिंग और जो प्राइमरी स्कूलिंग है उसमें बच्चे को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह का अगर इंसिडेंट होगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा। उसको वहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है और वो उसको पता चल जाता है, क्योंकि ये इंसानी जान का मामला है और इसमें हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी और रेजिडेंशियल सेक्टर ने भी। ज़रूरी नहीं है कि आग जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री में लगे, वो सारे अलामात जो हैं वो हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि कितनी नेग्लिजेंस की वजह से वो घरों में भी ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब एक हमारे यहाँ है कंप्लाइंस, एक कानून है, लॉ है, हमने अभी उसकी ये हमें सीखना है कि जी जब कानून होता है
तो वो किसी बेहतरी के लिए आता है, हमारी भलाई के लिए आता है, लेकिन हम उसको हमेशा हमने अपने दिल में ये बिठा लिया है कि जिस सरकार कोई भी कानून लाएगी वो जो है वो हमारे अगेंस्ट होगा। ये इस हॉल में आप देखें, यहाँ स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। अगर कोई आदमी इंटेंसिव स्मोक यहाँ यानी कि सिर्फ सिगरेट का ही धुआं ऊपर जाएगा तो यहाँ पानी ऊपर से बरसना शुरू हो जाएगा। शायद एक कुछ दिनों पहले मैंने एक वायरल वीडियो देखी, एक रेस्टोरेंट में कोई डिश आई, उस पर उन्होंने थोड़ा फायर ज़्यादा जो है वो थोड़ा उसको एक्सटिंग्विश किया तो वो एकदम से ट्रिगर, तो वो जो है वो वहीं से ही जो है वो फायर बाउज़र जो है वो उसका सीलिंग से वो ओपन हो गया। बहरहाल जो बात मैं करना चाह रहा हूँ मैं उसको फ्रेज़ करने की कोशिश करूँगा मुख्तसरन, वो ये है कि अब हम जो है वो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और हम ये देख रहे होते कि हम 3 सेकंड में आग बुझाने के लिए साइट वाले भी, और इत्तेफाक की बात है कल ही एक पोर्टल जो है वो कराची चैम्बर में लॉन्च हुआ है। आप कराची चैम्बर का पेज खोलेंगे, उसमें 7 टाउन एसोसिएशन के इमरजेंसी नंबर कंसर्निंग टू अगर कहीं फायर एरप्ट हो गई है शहर में किसी जगह, तो जो करीब तरीन फायर स्टेशन हमारे पास KMC की सपोर्ट से कोरंगी में 2 फायर बाउज़र हैं जो हम अपने ख़र्चे पे चलाते हैं और उनका रिस्पांस टाइम 3 मिनट से कम ही है और हमारे यहाँ जो इंसिडेंट होते हैं वो उसको काबू पाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम गाहे बगाहे इंडस्ट्री को बिठाएं और उनसे कहें कि जी ये आग लगे ही क्यों। अगर आपके यहाँ केमिकल है तो उसकी स्टैकिंग अगर आप इस तरह करेंगे कि अगर एक जगह आग लग भी गई तो वो दूसरे कमरे में ना जाए। अगर आप इंसानी जान को समझते हैं कि ये कीमती है तो आप ये काम कर लें। और फिर हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो लोग ये बात नहीं सुनते, कोई ऐसी चीज़ जो है वो सरफेस हो जाती है कि लोगों को फिर ख्याल आता है कि यार इसमें हमारे यहाँ कोरंगी में 1 साल के अंदर मेरा ख्याल है कोई 2 या 3 आदमी सिर्फ आग लगने के वाक़यात की वजह से जो है वो एक्सपायर हो गए, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब हमारे यहाँ इवैक्यूएशन प्लान की बात मैंने आखिर में सुनी कि हो रही थी, क्योंकि मैं टेक्सटाइल सेक्टर से हूँ। जब गारमेंट फैक्ट्री बनाई तो स्टिचिंग का काम शुरू किया और फिर एक सर्टिफिकेशन होती है रैप सर्टिफिकेशन। हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा आप रैप सर्टिफाई करा लें। रैप सर्टिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी आई ऑडिट करने के लिए, उन्होंने कहा जी आपके यहाँ एक सीढ़ी है, दूसरी तो सीढ़ी नहीं बनाई आपने बिल्डिंग में। तो हम कहाँ सोचते हैं कि जी अब हम आग लगेगी तो हम एवैक्यूएशन प्लान देंगे और फायर एग्जिट देंगे। हम तो दुनिया से बिल्कुल मुखालिफ चलते हैं। जब हमारे ऊपर कोई कंप्लाइंस कोई लॉ आता है तो फिर हमें एक कोना हमने छत में 4th फ्लोर से तलाश किया, छतें काटी और जो है वो एवैक्यूएशन प्लान जो है वो बनाया, तो हमें रैप सर्टिफिकेशन मिला। वो हमें सिर्फ गारमेंट बनाने के लिए हमने सोचा कि चलो गारमेंट बनाना है, तो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। हमें बिल्डिंग बनाते हुए ये ख्याल नहीं आया कि इंसानी जान कीमती है। ये मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ आपको। और एज अ होल इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल हमें इस पर यह काम बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पे करना है कि दुनिया आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आग लगेगी फॉर एनी रीज़न, चाहे वो कोई वेदर की वजह से किसी इलेक्ट्रिक पैनल में स्पार्क होने का ख़तरा हो या कोई और रीज़न आपका स्टॉक्स हो, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है और आपके फ़ायदे के लिए मौजूद है और कम कीमत मौजूद है। मुझे यहीं से नज़र आ रहा है बहुत सारे डिस्प्ले ऑलरेडी आपके यहाँ हुए हुए हैं। इनको अगर आप खंगालिए, मेरे ख्याल है सारे ही बिज़नेस हाउसेस के लोग हैं और जो ओनर्स मौजूद हैं वो इनको देखें, इंसानी जान को जो है वो कीमती समझें और ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। आग लगेगी तो बुझाने वाला आला खुद ही हरकत में आ जाएगा, अलावा इसके कि कोई पर्पसली कोई काम हुआ हो। आप जो है वो ऊन पूरा रख दें और कॉटन एक हॉल के अंदर जमा कर दें और ख़ाली ये लिख दें कि नो स्मोकिंग एरिया, तो वो शायद हमारे यहाँ मुश्किल है कि वो हो। जब आप फैक्ट्री से घुसते हुए लोगों की तलाशी लेते हैं कि भाई वो कानूनी तौर पे गुटखा जो है वो, तो आप ये भी तलाश करें उसके अंदर आप एयरलाइनर में लाइटर नहीं ले जा सकते। कोई तो वजह होगी, बैटरी नहीं ले जा सकते, कोई तो वजह होगी जो उन्होंने ये आपको ममनू करार दिया। इंसानी जान पीछे थी, तो आप इंसानी जान को पीछे रखिए और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराइए। हमारे यहाँ कानून तो सारे मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
इम्प्लीमेंटेशन की अजहद तौर पे जो है वो फोकस होना हमें पड़ेगा, उसको बार बार रिपीटेडली इस कीमती, इस पावरफुल आले को जो है वो इस्तेमाल करना होगा कि जी इंसानी जान बहुत कीमती है, माल आपका एक दफ़ा जाए 10 दफ़ा जाए दोबारा आ जाएगा, जान वापस नहीं आएगी। और जो कानून बना है उसको अमल में लाइए, ये सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं है। मैं इन्हीं जुमलों के साथ शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे सुना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर विजनरी कमेंट्स एज एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ओनर। दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी सो दैट कि टीम बिल्डिंग भी इसी तरह से है सर के जो आप किसी भी न्यू, स्पेशली जो आपकी लर्निंग है, और आई वुड रिक्वेस्ट कि जो न्यू कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशंस हैं उसमें जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो डेफिनेटली सर हमारा जहाँ बिज़नेस सेफ हो रहा है वहीं रेपुटेशन एंड प्लस सबसे पहले जो लाइफ सेफ्टी की हम बात करते हैं। थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट, हमारे पास हमारे एक और गेस्ट पहुँच चुके हैं, तो नदीम शेख साहब। थैंक यू सर, प्लीज़ गिव अ बिग हैंड। मेरे ख्याल में खाना खा के एनर्जाइज होते हैं, लेकिन तालियों से लग रहा है कि शायद हम अभी सर हाँ प्लीज़। जी मैं आपको आप यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही माजरत के मेरा आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हमारी मीटिंग थी आज, और इत्तेफाक से उसमें फायर सेफ्टी लॉज के हवाले से बिल्डिंग कोड को भी हमने अपनी कमेटी बनाई है। मेरा तारुफ उन्होंने कराया, लेकिन मैं अपना तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है मुझे कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमारा जो लॉ कंपनी है नदीम शेख एडवोकेट जस्टिस हेल्प इंटरनेशनल और हमारी वकला टीम ने जो पाकिस्तान के तारीख़ी मुकदमात हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुकदमा सानिया बल्दिया टाउन, सानिया महरान टाउन, और इसके साथ साथ जो सानिया चर्च पेशावर जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा लीडिंग केस है, और पाकिस्तान में बिल्डिंग सेफ्टी कोड के जितने भी केसेस हैं सिंध हाई कोर्ट में हमारे मुकदमे के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स हुई हैं। ना सिर्फ जजमेंट्स हुई हैं बल्कि मैं इसमें अपने फाजिल दोस्त डॉक्टर इमरान ताज साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ, और आप लोग भी अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान में पहला फायर मार्शल सेफ्टी कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया इमरान ताज साहब ने। और दूसरा काटी जो है हमारा, मैं समझे हमारा एक ब्रदर, एक रिश्ता है इनके साथ, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट थी, और आप लोग इस बात को भी तायद करेंगे, कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बड़ी मेहनत करके बिल्डिंग सेफ्टी कोड का पार्लियामेंट से पास करवाया। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर लॉबिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर एडवोकेसी होनी चाहिए, और इस मिशन को लेकर चलना चाहिए जिसका इशारा हमारे नकी वाला भाई साहब ने किया। इनकी पूरी फैमिली बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, इनका तजर्बा से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इजलास इवेंट जो नईम कुरैशी साहब ने रखा उसको इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनको कंटिन्यूस इवेंट कर रहे हैं। ये 14 साल से नईम कुरैशी साहब एक जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में फायर सेफ्टी के ऊपर। इनकी कंट्रीब्यूशन को हम दिल की नज़रों से देखते हैं। और सिंध हाई कोर्ट ने मुझे टास्क दिया है कि मैं कमिश्नर कराची के साथ मिलके एक टास्क फोर्स बनाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम एज अ टास्क फोर्स नॉमिनेट हुआ, जिसके साथ डॉक्टर इमरान ताज और इन जैसे टेक्नोक्रेट ने हमारी मदद की। आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं चाहता हूं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लीडिंग लोग बैठे हैं, मीडिया भी मौजूद है। सिर्फ 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो हमें एडवोकेसी की ज़रूरत है बिल्डिंग सेफ्टी कोड के हवाले से। इस प्रोग्राम के बाद भी हमारा एक प्रोग्राम और हो रहा है जो कि हम फायर मार्शल सेफ्टी करवाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितने लीडिंग होटल हैं उन सब की ट्रेनिंग हम लोगों ने करवाई है, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे FPPI के ताज साहब का, कमिश्नर कराची का, और ख़ास तौर पर होम सेक्रेटरी जनाब इकबाल मेमन साहब का, जिन्होंने हमारे साथ ये काम किया। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जी बिल्कुल, दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह के बाई लॉज के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन में बैठना चाहिए। तो मेरी ये चंद रिकमेंडेशन है, जो कि नदीम अशरफ साहब ने कहा है कि टाइम को मेंटेन करना है, तो लिहाजा हम टाइम को मैनेज करते हुए प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। और अपने वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। नासिर शाह का हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, और नासिर शाह इस फायर सेफ्टी के कानून को अच्छी तरह समझते हैं, और हमारा इनका रिश्ता और उनकी जो पूरी फैमिली में जो इनके साहबजादे जो बैरिस्टर साहब हैं वो भी हमारे साथ फायर सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। ये तो नईम भाई बहुत अच्छा किया कि आपने शाह साहब को भी ज़हमत दी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।
मिस राइला फिरदौस, मिस्टर नदीम शेख, जुनैद साहब, जुनैद साहब, जुनैद नकी साहब, और इसके बाद मैं मैडम रुकैया दरख्वास्त करूँगा कि वो अहमद अदीम अलवी साहब को शील्ड दें। अहमद अदीम अलवी साहब प्लीज तशरीफ लाइएगा। मैडम रुकैया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मोहतरम मेहमानों का ख़ास तौर से नूरानी साहब का, अहमद अजीम अलवी साहब जो साइट के प्रेसिडेंट हैं, जुनैद नकी साहब जो काटी के प्रेसिडेंट हैं, नईम यूसुफ साहब, इमरान साहब, आप सबका बेहद मशकूर हूँ। आप अपनी नशिस्त में तशरीफ़ रखें। हम एक अवार्ड की सेरेमनी कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह एक ग्रुप बनाएंगे शाह साहब के साथ। और नदीम शेख साहब आपका भी शुक्रिया। तो मैं शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे अंदाज़ा है सुबह से कि उनकी मसरूफियत जो है ना बहुत ज़्यादा है, और अभी भी फिर उन्होंने एक मीटिंग में जाना है, और बहुत मुश्किल से उनकी गाड़ी का रुख हमने इस तरफ मोड़ा है। तो बहरहाल ये है कि शाह साहब के बगैर हमारी महफिल बड़ी अधूरी रहती है और नामुकम्मल रहती है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शाह साहब से गुजारिश होगी कि आप प्लीज़ ज़रा तशरीफ़ लाएँ, और हम जल्दी जल्दी निपटाना चाहेंगे। कुछ कलमात आपके हो जाएँ, इज़हार ख्याल हो जाए, उसके बाद फिर हम अवार्ड सेरेमनी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. The National Forum for Environment and Health and Fire Protection Association of Pakistan are the organizer of today's annual event. While this event is being managed by Publicity Channel in association with exclusive official magazine Energy Update, you will glad to note that NFEH has already successfully organized 220 plus corporate events in the last 24 years, which also included our 21 annual Environment Excellence Awards, 16 conferences and awards on corporate social responsibility, and other important events on CNG, LPG, logistics and supply chain, energy conservation, 4 solar energy conference and awards, 3 hydropower conference and women health, 10 power gen conferences and 4 international conferences on wind energy. Beside these, during pandemic, we have successfully arranged webinars on different topics for the benefits of industry and stakeholders. We are very thankful to all the participants who have made the profile and corporate standing of the event more meaningful and more trustworthy. The overwhelming response for our Fire Safety and Security Awards and the generally overwhelming response for our recent past events confirm that relevant stakeholders are tuned into the competitive edge the organizations gain by participating in our events. Alhamdulillah, today we have made a history by organizing 14 years of fire safety, thus appreciating or promoting safety across Pakistan. I think it's a big achievement. This year, a total of 61 organizations have officially submitted their nomination documents after thorough and critical evaluation by our honorable and capable judges.
45 corporate organizations have been selected to receive the prestigious awards. We are thankful to the fire protection industry of Pakistan for assessment of their paper and inspection of industries for awards. We are really thankful to all organizations for participating in this competition wholeheartedly. More importantly, we must acknowledge the strong support of our valued sponsor. Without worthy support of these sponsors, we would not have been able to arrange such a great annual event. Our sponsors are Oil and Gas Development Company Limited, Taj West Coast, Algebra Technologies, Sage Tech International. आज आपने जैसे कि देखा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है और आप सब जानते हैं कि सेफ्टी का हवाला है, आग की प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है आज के इस इवेंट में। आप सब जानते हैं कि हमारे आज के चीफ गेस्ट आपके और हमारे जाने पहचाने सैयद नासिर शाह हुसैन साहब, मिनिस्टर एनर्जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस इवेंट की जो इतनी भरपूर तरीके से रिस्पांस मिला है और फायर सेफ्टी के हवाले से और सिक्योरिटी अवार्ड्स के हवाले से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसीलिए हम हर साल ये अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। Into the competitive edge the organization gained by the participating in our events. Alhamdulillah, today we have made a history by organizing 14 years of fire safety. 14 years, it's a big achievement. ओके जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हम सबको पता है कि हमारे मिनिस्टर साहब बहुत ही बिजी हैं और उनके बहुत से ऐसे काम हैं जो कि हमारे अवामी हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम उनकी बात सुने, क्योंकि उनका हमारे प्रोग्राम में आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है और जब हमारे पास हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, ऐसे इवेंट्स को हमारे साथ लेके चलते हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी ही एज़ाज़ की बात भी है और हमारे लिए एक सपोर्ट की बात भी है। चले चलते चलते एक तो मैं आपसे शेर ज़रूर सुनाना चाहूँगी और वो है कि आग से हम लोग कितने मुतासिर होते हैं कि आग का क्या है पल दो पल में लगती है। आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। कैफी भोपाली साहब ने ये बड़ा खूबसूरत शेर कहा है और आज के इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट सैयद नासिर हुसैन शाह, मिनिस्टर एनर्जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को स्टेज पर आने की दावत दूंगी अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ लाते हैं सैयद नासिर हुसैन शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नईम कुरैशी साहब, नदीम साहब, हमारी भाभी मिसेस नईम कुरैशी साहिबा और सब भी काबिल इज़्ज़त व एहतराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अप्रिशिएट भी करूँगा और ख़राज तहसीन पेश करूँगा नईम साहब और उनकी पूरी टीम को कि आज यहाँ पे 14वां जो है वो फायर प्रोटेक्शन और इसकी सिलसिले में ये इवेंट रखा गया। मैं पहले भी कुछ इवेंट्स में आ चुका हूँ और पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाई जाए। आज भी मेरे सामने जो हजरात मौजूद हैं वो सब सिविल सोसाइटी से भी हैं, इंडस्ट्री से भी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से भी हैं और तमाम मुख्तलिफ़ फील्ड से हैं और वहाँ पे नुमाइंदा हैसियत रखते हैं। अगर ये भी बड़ी तादाद है लेकिन आपसे रिलेटेड जो सब लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आज ये एक भरपूर वर्कशॉप कह लें, सेमिनार कह लें या अवार्ड की सेरेमनी जो है वो यहाँ पे है। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक मोटिवेशन होती है कि जो भी आपकी सर्विसेज हैं, आपकी कारकर्दगी है, उसको मज़ीद बूस्टअप करने के लिए फिर एक वलवला, एक सिलसिला शुरू होता है। अदरवाइज़
तो ये सिर्फ टोकन होते हैं, या गोल्ड मेडल भी जो मिलता है, तो गोल्ड तो खैर उसमें बहुत कम ही होता है या होता ही नहीं है, लेकिन वो एक टोकन है एप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे सुबह से बातचीत ज़रूर हो रही होगी, लेकिन आज हमारी एकदम से कमिटमेंट बढ़ गई, और अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी मीटिंग है, चेयरमैन साहब यहाँ पे हैं, इसी तरक्की और दीगर जो इश्यूज़ हैं उनके सिलसिले में, तो वहाँ पहुँचना है। और नईम भाई और इनकी पूरी टीम हमेशा हमें इज़्ज़त देते हैं और हमारा काम करते हैं। ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट का ये हाथ बटाते हैं, और ना सिर्फ ये जो फायर वाला है, इनका दीगर जो रिन्यूएबल से हमारा सिलसिला है, एनर्जी, सोलर, विंड, उसमें भी इनका बहुत अहम रोल है। फिर एनवायरनमेंट में जितने भी ग्रीनरी का कह लें, ग्रीनरी के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें भी ये पेश रहते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आज के सेशन जो है उसकी जो सिफारशात हों या जो रिकमेंडेशंस हों, उनको नईम साहब ज़रूर हमें भेजेंगे, ताकि उस पर जो गवर्नमेंट है, अगर उसके ज़िम्मे जो काम हैं जो रह गए हैं, तो वो उनको मुकम्मल किया जाए। हमारे प्रोग्राम यहाँ पे काफ़ी शुरू हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि वो हमारे रेस्क्यू 1112 के भी डीजी साहब यहाँ पे आए थे, उसका दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है, और जिस तरह हेल्थ इसी तरह फायर प्रोटेक्शन के लिए भी, और वो जहाँ बड़ी गाड़ियाँ एक जो होता है स्नॉर्कल कह लें, दीगर कह लें, जब उनके साथ साथ जिस तरह कराची है या हमारे दीगर शहर हैं, उनमें गुंजान आबादियाँ बहुत हैं, और बड़े इस तरह के सिलसिले हैं कि खुदा न खास्ता कहीं पे ये आग लग जाए तो वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, तो वो भी इक्विपमेंट अब प्रोवाइड किया गया है, और उसमें मज़ीद भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने अपनी ज़िम्मेदारी भी सब ने महसूस करनी है। मैं सबसे पहले अपना समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से होगी नेग्लिजेंस कह लें, या हमारी कोताही होगी कि इसको मुकम्मल तौर पर हमने नहीं किया कि ये हर जगह पे ये सेफ्टी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री है, बिल्डिंग्स हैं, दीगर कारोबारी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अपनी ये चीज़ें जो हैं वो रखनी चाहिए, ताकि ये इस तरह का जो नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का नुकसान होता है, उनका फाइनेंशियली नुकसान होता है, जाने जाती हैं, उनका पूरा कारोबार डिस्टर्ब होता है। हमने बहुत सारे ऐसे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग देखे हैं कि बाद में वो बड़ी मुश्किल से संभल पाते हैं, और कई संभल भी नहीं पाए। तो इसके लिए सब ने मिलकर काम करना है। कवानीन बने हुए हैं, सिर्फ उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और इसको ये जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद अब कानून साजी को मज़ीद बेहतर किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर इस पर ज़रूर काबू पा लेंगे। और जिस तरह हमारा मिसाल अगर कराची में ले लें तो मेयर कराची साहब हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर सईद गनी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई टास्क फोर्स जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हों, और जो हमारे ताजिर बरादरी है वो भी उसमें शामिल हों, कॉमर्स वालों से भी कहेंगे कि वो एक मिलकर एक सिलसिला शुरू किया जाए ताकि बेहतरी आए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे भी मीटिंग में पहुँचना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर मुंतज़मीन का कि उन्होंने एक अच्छा इवेंट अरेंज किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया गवर्नमेंट के हवाले से भी, और मेरा ख्याल है कि हमारे अवामी जो हवाले हैं उसमें भी इस तरह की प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर फायर के हवाले से ड्रिल होती रहती है, और हर इदारे में वक्तन फ़वक्तन लोगों को तैयार किया जाता है कि अगर अचानक से आग लग जाए तो उससे कैसे बचा जाता है। तो बहरहाल जी, इस वक्त हमारे पास जो कंपनीज़ हैं उनके नाम है। अवार्ड्स के हवाले से मैं नाम लेती जाऊँगी, आप लोग प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, जल्दी जल्दी अवार्ड लीजिए और उस तरफ से आगे आप बढ़ जाइए। सबसे पहले मेरे पास नाम है एबर्ट लेबॉर्ट्रीज़ पाकिस्तान लिमिटेड,
उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे। प्लीज़ आइए, भरपूर तालियों में अपना अवार्ड वसूल कीजिए सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से। इसके बाद AGP लिमिटेड, AGP लिमिटेड के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, तशरीफ लाइए। आज के इस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ACM हाई टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदे तशरीफ लाइए और अवार्ड लीजिए। आप लोग तालियां बजाते रहें, इन लोगों ने बड़ा काम किया है और इनकी इस पार्टिसिपेशन को हमेशा हमें ज़रूर जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, उनसे गुजारिश है तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड लीजिए। आर्टिस्टिक मिलेनियर प्राइवेट लिमिटेड, आर्टिस्टिक मिलेनियर प्राइवेट लिमिटेड, इनकी नुमाइंदे से गुजारिश है प्लीज तशरीफ लाइए। आप लोग प्लीज अपने हाथों को थोड़ा तकलीफ देते रहिए, माहौल भी खुशगवार बना रहता है और एक दूसरे से खुशी का इजहार भी होता है, अप्रिसिएशन भी होती है। बैंक अल-फलाह, बैंक अल-फलाह के नुमाइंदे से गुजारिश है प्लीज तशरीफ लाइए। बेल टेक्सको लिमिटेड, प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। मिनिस्टर साहब जो हैं बहुत उनको जल्दी हमने इसलिए यहाँ पे रोका हुआ है कि आप लोग अवार्ड दे सके। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, प्लीज तशरीफ लाइए। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, इनके नुमाइंदे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से अपना अवार्ड वसूल करें। डॉलिन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, डॉलिन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के नुमाइंदे यहाँ तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड, डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड के नुमाइंदे तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। EFU जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, EFU जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनके नुमाइंदे तशरीफ लाइए। मुझे खुद भी नहीं पता कि इस वक्त स्टेज पर कौन मौजूद है, मैं इनका नाम किनका ले रही हूँ, लेकिन बहरहाल आप लोग प्लीज स्टैंड बाय रहिए। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, इनके नुमाइंदे तशरीफ लाइए। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC गोट माची, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC गोट माची, इनके नुमाइंदे प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड लीजिए। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। फौजी ऑयल टर्मिनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के नुमाइंदे आप प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। फौजी ट्रांस टर्मिनल लिमिटेड, फौजी ट्रांस टर्मिनल लिमिटेड के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, प्लीज तशरीफ लाइएगा। और अब एक बहुत मुश्किल सा बड़ा प्यारा सा नाम है, हुआनिंग शानडोंग रोई, पाकिस्तान एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदे अगर यहाँ मौजूद है तशरीफ ले आइएगा प्लीज। हुआनिंग शानडोंग रोई। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के नुमाइंदे प्लीज तशरीफ लाइए। लिबर्टी मिल्स लिमिटेड, लिबर्टी मिल्स लिमिटेड के नुमाइंदे स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। लकी कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनिमल हेल्थ बिजनेस, प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। लकी कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोडा ऐश बिजनेस के नुमाइंदे प्लीज तशरीफ लाइए और सैयद नासिर हुसैन साहब के दस्ते मुबारक से अपना अवार्ड वसूल कीजिए। लकी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, लकी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के नुमाइंदे लकी सीमेंट लिमिटेड। अच्छा जी, चलिए मैं रुक जाती हूँ, अभी मेरे ख्याल में जी 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 लकी सीमेंट लिमिटेड, लकी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जी मीज़ान बैंक लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, प्लीज़ तशरीफ लाइए अपना अवार्ड वसूल कीजिए।
ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नुमाइंदे प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड, पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड के नुमाइंदे प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। आ जाइए प्लीज, तशरीफ ले आइए, आपस में तय कर लीजिए किसने आना है। आ जाइए, आ जाइए, दोनों आ जाए, मिल के आ जाए, कोई बात नहीं। पाक अरब फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पाक अरब फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इनके नुमाइंदे प्लीज तशरीफ लाइए। मैं हूं आपकी मेज़बान राहिला फिरदौस और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे नईम भाई ने और रुकैया ने आज इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, थैंक यू सो मच जी। अगले हमारे नुमाइंदा है पाक मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ जी। पाक मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने न्यूज़ बहुत सारी पढ़ी, सारे मिनिस्टर्स की, लेकिन इत्तेफाक है कि नासिर हुसैन शाह साहब उस वक्त नहीं थे यहाँ। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के नुमाइंदे प्लीज तशरीफ लाइए। इसके बाद फार्माटेक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, फार्माटेक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, फार्मीवो प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज तशरीफ लाइए, अपना अवार्ड वसूल कीजिए। प्रीमियर पाइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्रीमियर पाइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदे प्लीज तशरीफ लाइए, अपना अवार्ड लीजिए सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के दस्ते मुबारक से। सफायर फिनिशिंग मिल्स लिमिटेड, सफायर फिनिशिंग मिल्स लिमिटेड, इनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, प्लीज तशरीफ लाइए। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, आप तशरीफ लाइए। सीमेंस गमेसा रिन्यूएबल एनर्जी, प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड लीजिए। साइनोसिन रिसोर्सेज लिमिटेड, साइनोसिन रिसोर्सेज लिमिटेड, इनके नुमाइंदे तशरीफ लाइए। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGPL, सुई सदर्न गैस कंपनी, इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, प्लीज तशरीफ लाइए। सिंजेंटा पाकिस्तान, सिंजेंटा पाकिस्तान के नुमाइंदे स्टेज पर तशरीफ लाइए, अपने अवार्ड लीजिए। ताज वेस्ट कोस्ट, इनके नुमाइंदे प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के हाथ से वसूल कीजिए। थल इंजीनियरिंग, थल इंजीनियरिंग के नुमाइंदे स्टेज पर तशरीफ लाइए प्लीज। तालियां आप लोगों ने बजाना क्यों छोड़ दी, एक दूसरे के लिए बजाइए, सबको अवार्ड्स अगर मिल रहे हैं तो सबको एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। थल पैकेजिंग थल लिमिटेड, थल पैकेजिंग थल लिमिटेड। थल कोल ब्लॉक वन पावर जनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, थल कोल ब्लॉक वन पावर जनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आइए प्लीज और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। खबरों में से एक अच्छी खबर यह है कि हमारे पास आखिरी नाम है इस वक्त उच्च पावर प्राइवेट लिमिटेड, उच्च पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज यहाँ तशरीफ लाइए और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से अपना अवार्ड वसूल कीजिए। इनके नुमाइंदे अगर यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज़ जल्दी से तशरीफ़ ले आइए, वक्त कम है और हालात जो हैं हमारे हाथ में हैं, तो हम चाहते हैं कि इससे फ़ायदा उठा सकें और आप सब ने मिलकर कोशिश करनी है कि आग हमेशा बुझाने के लिए अपना अमली किरदार अदा कीजिए और सीखिए कि कौन से वक्त जो है वो आग बन सकती है। जी बिल्कुल। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो है वो रुकैया मौजूद हैं, तशरीफ़ लाएंगी और एक बहुत अच्छा सा अनाउंसमेंट करने वाली हैं हमारे मेहमान खुसूसी के लिए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ राहिला फिरदौस का, मेरी इसरार पर आप आईं और मैं चाहती हूँ कि
नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं राहिला फिरदौस को हमारी तरफ से एक शील्ड पेश करें। तमाम अवार्ड याफ्तागान से गुजारिश करूंगी तशरीफ लाइए ग्रुप फोटो के लिए। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के साथ 2 मिनट के लिए हम जो है इनके साथ तस्वीर बनाएंगे।